तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविस। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने संकल्प सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं डीएसएसबी के, जैसे कि आपको दास ग्रेड 2 का एग्जाम होना है, एमटीएस का तो आपका पता है शेड्यूल हो रखा है, आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए का है, और मेनी एग्जाम जो कि आपका डीएसएसबी कंडक्ट कराने वाली है, उसके अंदर ये हेल्पफुल रहेगा। ये आपका पीवाईक्यू बेस्ड है, पीआईक्यू बेस्ड है। बाकी ये जो संकल्प सीरीज है आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इन 3 सब्जेक्ट में है। बाकी के लिए अलग सेशन है, वो अलग देखना। बाकी ये संकल्प सीरीज जो है ये आपको पीआईक्यू बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्टिव वाइज वाला भी एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आपका प्रतिभा सीरीज, उसको भी आप ध्यान से देखना। उसमें भी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझाया जाएगा। इससे पहले आपको जो लेक्चर 1 मिला है उसमें आपको पता होगा कि हम इस लेक्चर को किस तरह से लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट जो वीडियो गई थी उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग थी, जिन्होंने काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी करा कि जो ये क्वेश्चन है ना सर, बाइलिंगुअल लेके आओ। तो गैस इस वाले सेशन में हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके आए, सो आपको क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो इसमें एडअप होगी और जो कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी को अच्छे से करेगा, ठीक है। तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उससे बेहतरीन आपके लिए सेशन लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप ध्यान से पढ़ो। जिला परिषद ऑक्यूपाइज एपेक्स पोजीशन एज विच टियर इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली में किस स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर रखती है। आपके ऑप्शन है, या दूसरे स्तर पर है, या पांचवें स्तर पर है, या चौथे स्तर पर है, और लास्ट या तीसरे स्तर पर है। सो गाइस, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, और उसमें जिला परिषद के बारे में पूछ रहा है। तो आपके मन में पहला डाउट तो यही आना चाहिए कि जो पंचायती राज सिस्टम है आखिर ये है क्या। तो गाइस, आप इसको ध्यान से लिख लो। नहीं, अगर आपको नहीं लिखना तो आप ध्यान से सुन भी लेना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। अब ये होता क्या है, तो आप क्या बताओगे। किसी भी जो भारत के अंदर जो ग्रामीण वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर स्थानीय स्वशासन को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या, जो वहाँ के जो लोकल, जो रूरल लोकल है वहाँ के सेल्फ गवर्नमेंट को दिखाता है। सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन को दिखाता है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टियर बेस्ड है, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन में पूछा गया वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो पहले आपको डिटेल से बेसिक वाइज समझते हैं, ठीक है। तो पहला है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये भारत के अंदर कितने टियर में है। जो ये पंचायती राज सिस्टम है ये आपका 3 टियर बेस्ड है, 3 टियर बेस्ड है, ठीक है। पहले स्तर पर कौन सा है, फर्स्ट ईयर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। ये जो फर्स्ट ईयर है ये आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, जिसे हिंदी में हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो कि आपका एट विलेज लेवल पर, जो विलेज लेवल पर होता है ये आपका ग्राम पंचायत है। फिर आता है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे आप किसको लिखोगे, तो आप क्या बताओगे, ये ब्लॉक, ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, या फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक समिति के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ये आपका प्ले एज एट अ ब्लॉक लेवल पर है, ब्लॉक लेवल। फिर आता है थर्ड ईयर, ये किस लेवल पर है, तो क्या बताओगे, ये हमारा जिला परिषद पे है। जिला परिषद, यही हमारा एपेक्स बॉडी होती है, जिला परिषद और पंचायती राज सिस्टम में जिला परिषद, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें 3 टीयर होते हैं। तो गाइस, ये जो टीयर 3 टीयर बेस्ड है ये किसी न किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। तो गाइस, ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। सो आपको ये कमेटी याद रखनी है जो पंचायती राज से रिलेट करता है। तो पहली कमेटी इसके लिए कौन सी आई थी, तो आप क्या बताओगे, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब आई थी, तो आप क्या बताओगे, ये आपकी
बलवंत राय मेहता कमेटी ये 1957 में आई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये जो बलवंत राय मेहता जी हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। ये भी लिख लो, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये जो बलवंत राय मेहता जी हैं, इन्हें हम फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है, पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, वो पंचायती राज का फादर बोलते हैं। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे थ्री टीयर की मांग रखी गई, पहली बार 3 टीयर सिस्टम की मांग की गई। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसके लिए सेकंड कमेटी आई, जिसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये जो सेकंड कमेटी है, ये अशोक मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी। ये कब आई, तो आप क्या बताओगे? ये आपकी 1978 में। इसी की जो भी फाइल वाइल बनी थी, इसी की जांच पड़ताल करके ये कमेटी बनाई गई। पर इन्होंने जो रिकमेंड करा पंचायती राज सिस्टम में, ये 2 टीयर करा। कौन कौन से? एट अ ब्लॉक लेवल, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, नॉट अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इसमें बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ 2 टीयर की बात करी। ठीक है, फिर आई आपके लिए एक और, जो कि कौन सी थी? जीवी के राव कमेटी। ये कब आई, तो आप क्या बताओगे? ये जीवी की राव कमेटी है, ये 1985 में आई। इसमें जितने भी ये पंचायती राज सिस्टम है, इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथन प्रोवाइड की कि भाई इस जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको जल्द से जल्द भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि और भी जितने भी लेवल हैं उस पर सेल्फ गवर्नेंस की जाए। ठीक है, फिर इसी के रिकमेंडेशन, मतलब जो भी इन्होंने रिकमेंड करा, इसमें लिख लो स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर इसी के बाद एक और कमेटी है, जिसके बाद आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको बनाया गया। वो कौन था, इसका आपको ध्यान रखना है। कौन आई थी, कौन सी कमेटी थी? एलएम सिंघवी कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। और ये कब आई थी, तो आप क्या बताओगे? ये आपकी 1986 में आई थी, जिसके बाद ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एलएम सिंघवी कमेटी है, इसी की रिकमेंडेशन पे आपका पंचायती राज सिस्टम बना, जिसमें भारत में एक अमेंडमेंट हुआ। कौन सा, तो आप क्या बताओगे? इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992, जिसको बाद में इंप्लीमेंट कर दिया गया पूरे भारत के अंदर। कब किया गया, तो आप क्या बताओगे? इसकी डेट आपको याद रखनी है। इंप्लीमेंट कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 24 अप्रैल 1993, इस तारीख को ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो गया। कितने टीयर? 3 टीयर बेस्ड। ठीक है, और इसका जो शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में इसको ऐड किया गया, तो आप क्या बताओगे? ये 11 शेड्यूल में इसको ऐड किया गया। और हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है, कौन से पार्ट में इसके बारे में जिक्र है, तो आप क्या बताओगे? इसका जो पार्ट है, ये आपका पार्ट 9 के अंदर ये इंक्लूड किया गया, जो कि आपका आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मैं पूछूं, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है? आपको पता है, एक होता है सेंट्रल लेवल पर होता है, एक स्टेट लेवल पर होता है, और एक आपका लोकल लेवल पर, जो कि पंचायती राज सिस्टम है। स्टेट लेवल पर 100 से ज्यादा है, स्टेट लेवल पर भी आपका 60 के आसपास है। फिर ये जो सब्जेक्ट है, जो आपका पंचायती राज सिस्टम है, ये कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, तो आप क्या बताओगे? सॉरी, तो ये आपका 29 सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अब आपको कहीं और भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो पंचायती राज सिस्टम से है क्वेश्चन बनता है, इन्हीं स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है यहीं से पूछा जाता है। अब ये जो बचता है आपका आर्टिकल्स, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं 243 से लेके 240 ओ तक, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और वो कौन कौन से हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे जो आर्टिकल हैं आपका पंचायती राज सिस्टम से है, तो इसको ध्यान से देख लेना। आर्टिकल 243 क्या बोलता है, इसमें डेफिनेशन बताई गई है किसकी, कि हम विलेज किसको बोलेंगे, ग्राम किसको बोलेंगे, खंड किसको बोलेंगे, ब्लॉक किसको बोलेंगे। जितनी भी आपको सुना होगा जो विलेज लेवल पर होता है, इन सब के बारे में जो डेफिनेशन है वो हमारे आर्टिकल 243 में दे रखा है। ग्राम सभा के बारे में 243 ए में दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, जो पंचायतों का गठन है,
वो आर्टिकल 243B में है। 243C में इसमें कंपोजिशन दे रखा है, इसमें महिलाएं कितनी होंगी, फिर मेल कितने होंगे, इसमें कंपोजिशन की बात करी गई है। 243D में रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन में भी आपका SC ST आता है और एक होता है वुमेन। कई स्टेट में तो जो आपका पंचायती राज है वो आपका 50% तक भी है, बट कभी मेनली आपका 1/3% जो है आपका वुमेन के लिए रिजर्व है। आर्टिकल 243 जो है ई जो है आपका ड्यूरेशन को दिखाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसका जो ड्यूरेशन है वो किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र है और वो कितना है। तो गैस क्या बताओगे, जो पंचायती राज है वो आपका टोटल 5 सालों तक बना रहता है, 5 सालों तक चलता है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसमें जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 243F में, एफ से आप फेलियर को भी ध्यान रखना, फेलियर से आपका डिस्क्वालिफिकेशन दिखाता है। 243G जो कि आपका पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। 243H ये भी ध्यान रखो, इसको भी 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो, क्योंकि जब भी आपका जैसे विलेज में अगर आपने देखा होगा पुल वगैरह बनता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको टैक्स लगा दिया जाता है। तो गैस क्या इनके पास पावर होती है कोई भी टैक्स इम्पोज करने का, तो आप क्या बताओगे, हाँ उन्हें आर्टिकल 243H के अकॉर्डिंग किसी भी जगह टैक्स लगाने के लिए कानूनी दी गई है। तो अब इसका भी ध्यान रखना, ये टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकते हैं 243H से। अब ये टैक्स जो भी टैक्स लगाते हैं इनके पे ऊपर भी तो ऑडिट होगी, तो ये आपका कौन देखता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि आपका 243I देखता है, और इसमें जो ऑडिट होता है 243J के अकॉर्डिंग होता है। अब ये जो इलेक्शन है ये कौन कराता है, इसका जो इलेक्शन है आपका से इलेक्शन का स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। 243L जो कि यूनियन टेरिटरी को बताता है, कई यूनियन टेरिटरी में आपका पंचायती राज है और कई यूनियन टेरिटरी में आपका MCD है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शन की बात करी है 243M में है, ये आपको डिटेल से अगर खोलोगे तो अगर आपने कहीं पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी तो इनके बारे में और चीज़ें बताई जा सकती हैं, बट इतना बहुत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 243N में एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में है, 243 में इलेक्शन मैटर्स, इन सब के बारे में बताया गया है। इलेक्शन में जो कि चुनाव में जो न्यायालय का हस्तक्षेप है वो वर्जित है, इसमें डायरेक्ट जो न्यायालय है वो आ नहीं सकती है जब तक कोई भी प्रत्याशी उसको कोर्ट में ना ले जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो गाइस बताओ कैसी लग रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु एक्ट एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है। आपके ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा है चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गाइस आपका जो ऑप्शन ए है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इसी को हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, जो भारत सरकार के जितने भी संवैधानिक, कानूनी या फिर न्यायिक मामलों में जो भी आपको सलाह चाहिए होता है, यह आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही भारत सरकार को देता है। और भारत सरकार की ओर से जो भी सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों में पैरवी होती है, यह आपका चीफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। और ये कभी कभार तो पार्लियामेंट में भी चला जाता है, पर वहाँ पर इसको बोलने वगैरह मतलब बोलने का अधिकार तो होता है, पर ये वोट को कास्ट नहीं कर सकता है, यानी कि ये वोट वगैरह नहीं दे सकता है। सो गाइस ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो आप क्या बताओगे, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ये बताता है कि देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा। तो आप क्या बताओगे, इसका जो अपॉइंटमेंट है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। अब आपसे पूछूं, इसमें जो मेनली है आपका इसका क्वालिफिकेशन है, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, यह किसी भी हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज रहा हो, एटलीस्ट 5 ईयर एज अ जज एट अ हाई कोर्ट, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, मतलब उसने 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर वकालत करा हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या फिर किसी भी सब हमारे जो प्रेसिडेंट है उसका उनका चहीता हो, उसको भी डायरेक्ट चुना जा सकता है, ठीक है। तो गाइस इसको भी लिखवा दो, तो लिख लो एटलीस्ट
10 ईयर एज ए एडवोकेट वर्क किया हो, एज अ एडवोकेट एट अ हाई कोर्ट। ठीक है, अब आपके यहाँ पर देख रहा होगा लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर तो आप जानते हो, ये आपका कैबिनेट का हाईएस्ट मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि आपका न्यायालय के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट 124 का कोडिंग है, उसी को जो हाईएस्ट न्यायाधीश होता है उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये असिस्ट करता है किसको, असिस्ट करता है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है। सो गाइस ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका सेंटर लेवल पर हो रहा है, सेंटर लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर भी तो होता होगा, तो वो कौन सा है। अब मैं पूछूं आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बताओ एट अ स्टेट लेवल, तो आप क्या बताओगे एट अ स्टेट लेवल। तो आर्टिकल 165 किसके बारे में जिक्र करता है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में जिक्र करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस वाले क्वेश्चन से बहुत है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको और डिटेल से चीजें समझाता रहूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं का मुख्य कार्य क्या है। सो गाइस हमसे फंक्शन पूछा गया है रेड ब्लड सेल का। आप लोगों को ये तो पता होगा जो हमारा ब्लड है, हम ब्लड को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो आपको ये तो पता होगा। ब्लड जो है जिसको हम हिंदी में रक्त बोलते हैं, ये आपका दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम प्लाज्मा वाला पार्ट बोलते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम ब्लड सेल्स से डिवाइड कर देते हैं। ब्लड सेल जिसको रक्त कोशिका बोलते हैं, रक्त कोशिका, और इसको प्लाज्मा, ये तो आपको पता होगा। पर जो ये प्लाज्मा वाला पार्ट है ये आपका लिक्विड पार्ट कहलाता है। जितना भी आपको ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट दिखता है वो आपका प्लाज्मा होता है, और बाकी जो आपका थोड़ा शेप वगैरह साइज वगैरह होता है वो हमारा ब्लड सेल होता है। ठीक है, प्लाज्मा वाला पार्ट आपका लगभग लगभग 55% होता है, और ब्लड सेल्स वाला 45%। अब गाइस जो ये 55% है आप सभी को पता है, इसी के अंदर आपका कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसी में आपका हार्मोन्स देखने को मिलता है, हार्मोन्स हो गया, या फिर जितने भी विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स हो गए। तो यह सारी चीज़ें आपको प्लाज्मा वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में वो आपका प्लाज्मा पार्ट होता है। और जो ब्लड सेल है, हम ब्लड सेल को भी हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा ब्लड सेल है उसको भी हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आप सभी को पता है जो ब्लड है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू जानते हो ना, जिसे हम उत्तक भी बोलते हैं। कई सारे सेल्स से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, कई सारे टिश्यू से मिलकर आपका ऑर्गेन का निर्माण होता है, और कई सारे ऑर्गेन मिलकर आपका ऑर्गेन सिस्टम बनता है। आप सभी को ये पता भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे कभी चैनल पर और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा। जो ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इन 3 चीज़ों से पहले तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। पहले जो ये ब्लड सेल है उसको भी 3 पार्टों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है जो रेड ब्लड सेल्स है जिसे हम रेथ्रोसाइट भी बोलते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, वो उसका फंक्शन क्या है। तो गाइस जितने भी है ना ये इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और इनके जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आरबीसी है, आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है वन लाइनर की फॉर्म में। डब्ल्यूबीसी को आपको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोलते हैं। ठीक है, अब जो आरबीसीज है उसका जो रेड ब्लड सेल जिसको पूरा फुल फॉर्म है, ये इसका फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को ये ट्रांसफर करता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल कर मतलब ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाने का
काम करता है। अब आपके एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आरबीसी से, वो लिख लो आप। जैसे पहले पूछ लेगा आपसे कि इसका जो शेप है वो कैसा होता है, शेप बताओ, इसकी आकृति कैसी होती है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है, तो ये भी बताओ। और पूछा जाता है क्या इसका जो कलर है वो कैसा होता है, इसका कलर आपको बताना है। इसका जो लाइफ स्पैन है, ये कितने दिनों तक जीते हैं वो बताओ। और ये जब मर जाते हैं तो ये कहाँ मरते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट वन लाइनर्स की फॉर्म में ओडीएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन में से है, तो आप इसके सबके आंसर करो। तो आप क्या बताओगे, जो इसका शेप है वो आपका बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप का होता है। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। और इसका जो कलर है वो आपका रेड इन कलर होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर होता है। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे, ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। किससे, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ ना ये आपको पता होना चाहिए, तो गाइस वो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। लाइफ स्पेन ये क्या है, 120 डेज ये जीते हैं, 120 दिनों तक जीते हैं। और ये जब मर जाते हैं तो ये कहाँ जाके मरते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये जाके कहाँ मरते हैं, तो आप क्या बताओगे, ये आपका स्प्लीन में जाके मर जाते हैं, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ अ सेल। और आपको कुछ कुछ जगह लीवर में भी देखने को मिलता है, ये कहीं कहीं जाके लीवर में भी जाके मर जाते हैं, ठीक है। मेनली आपका स्प्लीन पूछा जाएगा, बट ऐसे भी एग्जाम हुए जिसके अंदर लीवर भी ऑप्शन में था, तो लीवर को भी करेक्ट माना जाता है, ठीक है गाइस। ये ध्यान रखना, इसमें प्रायोरिटी स्प्लीन को दी जाएगी, फिर सेकंड नंबर पर ग्रेव को, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके आरबीसी से बनते हैं। अब आता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका सेफगार्ड का काम करता है, ये आपको प्रोटेक्शन का काम करता है। किससे, जितने भी आपके पैथोजेंस है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से प्रोटेक्शन का काम करता है। ये भी आपका दो तरह का होता है। पहला होता है आपका, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है आपका अग्रेनुलोसाइट्स। ये जो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, इसमें स्मॉल मेम्ब्रेन वाले जितने भी पार्ट, स्मॉल मेम्ब्रेन वाले स्मॉल ऑब्जेक्ट सा बना होता है आपका, मतलब ऐसा ग्रेन्यूल टाइप का बना होता है, जो कि आपका कुछ मास इसके अंदर होता है, जो कि आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी के अंदर आपका साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्मा क्या, अभी मैंने जो बताया प्लाज्मा वाला पार्ट कौन सा होता है, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो गाइस हमारा जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर भी कुछ पार्ट में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, वो हमारा ग्रेन्यूल वाला पार्ट होता है। एग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब होती हैं पर दिखती नहीं है, उसको दिखाई नहीं देती हैं। तो ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी आया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा जो बीटा सेल्स है, टी सेल्स है, आखिर ये काम क्या करते हैं और ये किसके पार्ट्स हैं। तो गाइस ये चीज कैसे पता होगा, जब आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट। जो ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट होता है इसका न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स। दूसरा पार्ट होता है आपका कौन सा, इसिनोफाइल्स, इसिनोफाइल्स। ये थोड़ा अंग्रेजी नाम आपको लग रहा होगा, बट डायरेक्ट याद करने में बन जाएगा आपसे। फिर तीसरा होता है आपका बेसेनोफाइल्स, बेसेनोफाइल्स। अब ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, ये आपका बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बैक्टीरिया को मारने वाले जो सेल्स हैं वो क्या है, न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल किसका पार्ट है, आपका डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इशेनोफाइल्स, ये किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बताओगे, ये जितनी भी आपके पैरासाइट्स हैं उनको मारने का काम करता है, पैरासाइट्स को मारने का काम करता है। बेसोनोफाइल क्या करता है, ये आपका जितने भी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन जो कि आपका जैसे जलन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन सबको रोकने का काम कौन करता है, बेसोफाइल्स, ठीक है। अब आता है एक ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी आपका दो पार्ट का होता है। कौन कौन से, आप इसको भी ध्यान रखना। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है आपका मोनोसाइट्स। जो ये लिम्फोसाइट्स है ना, ये भी इसी के अंदर आपका बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। अब ये जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो क्या बताओगे, ये जो बीटा सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं कोविड-19 में, इसका आपने काफी नाम सुना होगा। और जो टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो आप क्या बताओगे, ये जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है टी सेल्स। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको पता होगा तो मान के चलना आपकी अच्छी तैयारी है। तो अब आपसे पूछा क्या है, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, फाइटिंग इन्फेक्शन, प्रोडक्शन एंटीबॉडीज, कैरिंग ऑक्सीजन और ब्लड क्लोटिंग। गाइस ब्लड क्लोटिंग का काम आपका प्लेटलेट्स का है, प्लेटलेट नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर लो। कैरी ऑक्सीजन ये आपका आरबीसीज का पार्ट है, तो ये तो ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज किसका काम है, ये आपका बीटा सेल्स का है, जो कि आपका डब्ल्यूसी का पार्ट, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, वो भी लिम्फोसाइट का। ऐसे आपको बताना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि डब्ल्यूबीसी का है। अब आप थोड़ा लेवल अप करना होगा आपको। फाइटिंग इन्फेक्शन ये आपका डब्ल्यूबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा, जो आपका न्यूट्रोफाइल्स और इस्टेनोफाइल्स है, या फिर ग्रेनुलोसाइट्स भी बोल सकते हो, उनका काम है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार ये पता होना चाहिए बोल रहा हूँ। चलो अब मैं इसको रोकता हूँ। बाकी ये सारी चीजें ना आपको ध्यान से नोट्स बना के लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज रिगार्डेड एज एन एग्जांपल ऑफ रोबस्टनेस ऑफ अफगान स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अफगान संरचनाओं की मजबूती का उदाहरण माना जाता है, ताजमहल, किबलालियन, होसांग स्टॉम या फिर नजाफ खान स्टॉम। तो गाइस हमसे यहाँ पर ना अफगान स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अफगान स्ट्रक्चर, अफगान मोनूमेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ताजमहल जो है ये किसने बनवाया है, ये तो आपको पता है, ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने बनवाया है किसके लिए, अपने मुमताज महल के लिए, जो कि एक मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर है, तो हो नहीं सकता, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। अब आता है क्या बोलता है, किबिला लियान, ये क्या है, तो गाइस ये एक प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल है। ये बिल्कुल ही सामने है किसके, मीका के, ये मीका के बिल्कुल भी सामने है, ये कोई अफगान स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो। ये आता है होसांग स्टोम, ये आपका कहाँ पर है, ये आप बताओगे, ये मांडू जिले में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो एक चीज नोट कर लो, होसांग, होसांग साह टॉप, इसका डायरेक्ट लोकेशन पूछा जाता है, तो क्या बताओगे, ये कहाँ पर है, इसकी जो लोकेशन है ये ध्यान रखो, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या बताओगे, ये डिस्ट्रिक्ट मांड में है, मांडू, जो कि एमपी के अंदर है। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, धार डिस्ट्रिक्ट, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये भारत का जो है ना पहला पूर्ण संगमरमर का मकबरा माना जाता है, पूर्ण संगमरमर का, ये भी ध्यान रखना है, ये भारत का पहला पूर्ण संगमरमर का मकबरा है, जिसके आर्किटेक्चर किस टाइप में है, ये अफगान आर्किटेक्चर है, अफगान आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन अफगान आर्किटेक्चर, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया प्राइमरी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, क्वाटनरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी। सो गाइस ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और नहीं पता है तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिवीजन बताना है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप के होते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो कितने टाइप की होती है, तो आप क्या बताओगे, मेनली तो तीन होती है, बट चौथी भी अब आने लगी है, तो ये भी ध्यान रखना। तो पहली होती है कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और चौथी हो जाएगी आपकी क्वाटरनरी। जो कि प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, ये आपका जितना भी इसके अंदर इकोनॉमिक्स होता है, मतलब इकोनॉमी होती है, ये आपका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है, नेचुरल प्रोसेस, जो भी प्रकृति के अंदर चीज़ें घटती हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप लिख लो, कौन सा,
जैसे जितनी भी नेचुरल एक्सट्रैक्शन के थ्रू होता है, एक्सट्रैक्शन, एग्जाम्पल के लिए आपका जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती वगैरह है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। दूसरा आपको याद रखना है फिशिंग, जो मछली पालन है, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और ये डायरेक्ट आप एग्जाम्पल याद कर लेना, इसी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस इंडियन प्राइमरी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, किस में ये भारत में विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर एक आपका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहीं पे आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या बोलोगे? ये मैन्युफैक्चरिंग, यहीं पे नेचुरल चीज़ें निकाल कर यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। जैसे कि आपका टेक्सटाइल वाला ये क्षेत्र, और टेक्सटाइल वाला हो गया, कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, या फिर ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। फिर होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसी के अंदर आपको बैंकिंग बैंकिंग देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, या फिर टूरिज्म, ये सारी चीज़ें आपको टर्सरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो गाइस जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वही इतना भी याद कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। क्वाटनरी के अंदर जितने भी आईटी डिपार्टमेंट्स हो गया, आईटी डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी क्वाटनरी के अंदर आ गई। एआई हो गया, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, क्वाटनरी में आ गया। जितनी भी आपके अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्वाटनरी सेक्टर्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो आपका पूछा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो क्या आंसर करोगे? ये हमारे सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? द डेक्कन प्लेटू इज लार्जली कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किससे बना है? सैंडस्टोन, बेसाल्टिक लावा, एलोवियल सॉइल, या फिर ग्रेनाइट। तो वैसे आपको ये सब समझना होगा, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बना कैसे, जो ये दक्कन का पठार है ये बना कैसे। तो कैसे क्या बताओगे? लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले बैलिस्टिक लावा को ठंडा होकर जमने से बना हुआ है। किससे बना है? लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था? वोल्केनिक करप्शन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारा जो लावा है, जिसे हम बेसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, उसके जमने से ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ये बना। और इन लावा की जो ये परतें होती हैं, जैसे वोल्केनो है, यहाँ से इरप्शन हुआ, तो यहाँ से जो भी लावा निकला ना, जो लावा निकला, इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये लेयर्स की फॉर्म में जमने लगा, जिसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। किसे? डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किसका बना है? तो क्या बताओगे? ये बेसाल्टिक लावा से बना है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं। Who was the Viceroy of India at the time of the founding of the National Indian Congress in 1858? तो गैस अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये आपका 1885 में बना था, 28 दिसंबर 1885 में, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी, जिसकी पहली प्रेसिडेंसी W.C. बनर्जी ने करी थी। कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के जो ये लॉर्ड डफरिन है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना था? तो क्या बताओगे? ये आपका 1884 से लेकर 1888 तक थे। ठीक है, और हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और 1885 में बना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? और कुछ इन्होंने ऐसा कुछ करा उस टाइम 1883 कुछ आया था, तो आई थिंक मेरे ख्याल से और कुछ नहीं आया था इससे रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में जो वाइस रहे थे वो लॉर्ड डफरिन थे। बाकी जो अलग ऑप्शन है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। तो जैसे कि आप देखो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? तो आप क्या बताओगे? 1876 से लेकर 1880। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिली। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि कब आया था? ये आपका 1878 में आया। दूसरा आपको याद रखना है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो अभी देख रहा हो, सुना होगा, खान सर को जो अभी उठाया गया है, वो खान सर पे जो एफआईआर वगैरह हुआ था वो आर्म्स एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये कब आया था?
तो ये 1878 में आया। फिर आता है दिल्ली दरबार, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली दरबार लगा था भारत के अंदर, ये भी आपका पहली बार लॉर्ड डफरिन के टाइम बना, तो 1877। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी इसी से रिलेटेड है। फिर आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइम आपका कब से कब तक है, तो क्या बताओगे, ये 1880 से लेकर 1884 तक है। ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने आपको पंचायती राज सिस्टम बताया था, उसी के अंदर भारत का फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम मैंने किसको बोला था, बलवंत राय मेहता जी को। बट इनसे पहले भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर हैं, इन किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया था कब, 1882 के अंदर। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो आप क्या बताओगे, इनका जो टाइम पीरियड है ये आपका 1899 से लेकर 1905 तक है। जब आपका बंगाल पार्टीशन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और इन्हीं के टाइम पे यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, कब, तो आपको बताओगे ये 1902। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉर्ड डफरिन। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़ो और करने की भी कोशिश करो। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड हमसे सही पूछा है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 21 राइट टू इक्वालिटी। सो गाइस, ये जितने भी आपके स्क्रीन पे आर्टिकल दिख रहे हैं, ये किसके आर्टिकल से, तो आप क्या बताओगे, फंडामेंटल राइट्स के हैं। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल राइट से कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो जो कि मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे यूएस से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से इसको बोरो किया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट थर्ड के अंदर है, पार्ट थर्ड के अंदर है, आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो आप क्या बताओगे, स्टार्टिंग में टोटल हमारे पास भारत के अंदर इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से एक आपका नाम क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में कैंसिल करके इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। किसका इस्तेमाल करके, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, जो कि आपका 1978 का एक अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चेंज कर एक लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 301 के अंदर इसे लीगल राइट का दर्जा दिया गया। अभी प्रेजेंट इसमें टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप क्या बताओगे, टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिख लो आप। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर, सॉरी 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, फिर दूसरा आपको याद रखना है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, इसी के अंदर है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपको याद रखना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपका आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। ठीक, फिर चौथा आपको याद रखना है, कौन सा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फिर आपको याद रखना है कौन सा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल
गाइस थोड़ी मेरा हाथ थक गया है, इतना लंबा लेक्चर मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। एजुकेशनल राइट जो कि आपका आर्टिकल है 29 से 30 के बीच में, ठीक। फिर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका आर्टिकल 32 को दिखाता है, जिसे हम हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको इसको डिटेल से चीजें समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ चीजें बता रखी है, जैसे आपका राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 20 समझा रखा है, ठीक है। आर्टिकल 20 के जितने भी सब क्लोज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डिफरेंट लेवल पे लेके चलूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना होगा, ठीक है। अगर इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेशनल सैंपल सर्वे वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन क्या है? 1952, 1950, 1965, 1972। सो गाइस आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो ये नेशनल सैंपल सर्वे है जो कि आपका अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अभी हाल में कौन करता है? आप सभी को पता है, NSO नेशनल सैंपल ऑफिस के द्वारा अभी कंडक्ट किया जाता है। तो अब इसकी जो हिस्ट्री है वो आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखो। NSS जिसको नेशनल सैंपल सर्वे भी बोलते हैं, NSS इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे? ये 1950 में स्टार्ट हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर इसको कब? 1970 के अंदर NSO में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर NSO बनाया गया जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बनाया गया, सैंपल सर्वे ऑफिस कब? 1970 में बनाया गया, ठीक। फिर बाद में एक और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि इसका नाम क्या है? इन दोनों को मिलाकर, मतलब जो NSS है और NSO है, इन दोनों को मिलाकर 2019 में NSO बनाया गया, NSO जिसका नाम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये किसके अंडर आप बनाया गया? तो आप क्या बताओगे? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके अंडर ये काम करता है, अंडर CSS, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये कब बना था? 1950 के अंदर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा क्या गया है? द इंडियन करेंसी सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच सिस्टम? भारतीय जो मुद्रा प्रणाली है किस प्रणाली पर आधारित है? ऑक्टल सिस्टम, फ्रैक्शनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम या फिर बाइनरी? गाइस आप सभी को पता है जो हमारे भारत के अंदर करेंसी सिस्टम है उससे पहले हमारा किस टाइप की करेंसी चलती थी, तो उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा। बट अभी जो है ये इंडियन करेंसी किस बेसिस पे है? ये आपका डेसिमल सिस्टम पर है। मतलब क्या? ये मल्टीप्लीकेशन है 10 से। जो भी सिस्टम आपका बनेगा वो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये कब भारत में अडॉप्ट हुआ था? तो आप क्या बताओगे? ये जो डेसिमल सिस्टम है ये भारत के अंदर अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्टेड 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1957 में इसे अडॉप्ट किया था। इससे पहले क्या था? अभी आप जानते हो 1 रुपए में, 1 रुपए में आपका 100 पैसा होता है, आप सभी को पता है। पर उससे पहले जो 1 अप्रैल 1957 से पहले 1 रुपए में आपका 16 आना होता था, 16 आना। और एक आना में 4 पैसे होता था, 4 पैसा। तो मतलब 1 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा? 1 रुपये में यानी कि 64 पैसा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी चेंज हो गया क्योंकि अभी क्या है? 1 रुपए में 100 पैसा है। तो गाइस ये 1957 से पहले का है और ये अब से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट अश्योरेंस डिड द ब्रिटिश गिव टू रूलिंग चीफ आफ्टर द 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने शासकों प्रमुखों को क्या आश्वासन दिया? तो गाइस आप सभी को पता है भारत की आज़ादी के लिए पहला
आंदोलन माना जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सभी को पता है जिसकी स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक, बट जब इसको दबा दिया गया तो इसके बाद एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको हम क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। जिसके बाद जो भी आपका कंपनी रूल है वो बिल्कुल ही ट्रांसफर हो जाएगा अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर द क्वीन भी बोल सकते हो, तो उन्हीं के अंडर काम करने लग जाएगा। इसी घोषणा के अंदर देसी रियासतों को कुछ ना कुछ अवशासन दिया गया, जिनमें से कौन कौन सी चीजें हैं कि उनके जो राज्य हैं कभी भी भविष्य में विलय नहीं किया जाएगा। विलय मतलब उस पर कब्जा ना किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। आप सभी को पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। अब ये क्या था, मान लो ये आपका कोई स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, यहाँ का राजा है, राजा है, मान राजा का ना कोई भी संतान वगैरह नहीं है, संतान वगैरह नहीं है, तो गई जैसे इसकी मृत्यु होगी तो इसका जो राज्य है वो किसको मिलेगा, ये अभी किसी का डिसाइड नहीं था, मतलब कोई भी ले सकता था। बट इन्होंने क्या करा, एक रूल बनाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर किसी भी राजा का कोई भी संतान वगैरह ना हो, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम मतलब कंपनीज के अंदर काम, कंपनीज के अंदर ले लिया जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू पहली बार कंपनी के अंदर कौन सी स्टेट को लिया गया? तो आप क्या बताओगे? एनेक्सेशन ऑफ सतारा, जो सतारा राज्य है, जो कि आपका 1948 में पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इस पे एनेक्सेशन किया गया, इस पे इसको अपने कंपनी के अंदर विलय किया गया। दूसरा आपको याद रखना है जैतपुर। जैतपुर ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है, क्योंकि ये वन लाइनर्स की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तीसरा है आपका संभालपुर। चौथा हो गया आपका झांसी, ये आपका 1854 में। फिर होता है आपका नागपुर। ठीक है, तो इसका क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में क्या हुआ, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसको समाप्त कर दिया गया, इसको रोक दिया गया, ताकि अब इसमें कोई भी एनेक्सेशन वगैरह ना हो, कोई भी आक्रमण ना हो, ताकि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिलाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ो, डियर टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स इन द फ्यूचर, दे वुड रिसीव ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट, दे कुड अडॉप्ट यूरोपियन लॉज, दे कुड रूल इंडिपेंडेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स इन द फ्यूचर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये स्वशासन सारे दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ विच किंग? दो तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य के स्वशासन काल में बनाया गया था? आपके ऑप्शन है राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजा राज चोला फर्स्ट, कुलतुंगा चोला फर्स्ट, या फिर राज राज नरेंद्र। तो गाइस जो बृहदेश्वर का टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? ये तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु। ठीक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप क्या बताओगे? ये राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये डेडिकेटेड किसको डेडिकेटेड? तो क्या बताओगे? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? तो क्या बताओगे? 1003 से लेकर 1010 एडी। जो ये बृहदेश्वर टेम्पल है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। कब दिया है? तो आप क्या बताओगे? ये 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। और आपको दो टेम्पल और याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है गंगाई कोंडा कोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ये किसने बनवाया था? टेम्पल है ये भी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप क्या बताओगे? राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र चोला
फर्स्ट के द्वारा इसे बनाया गया था। दूसरा आपको पता होना चाहिए ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर टेम्पल, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ये राजेंद्र चोला सेकंड के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और गाइस जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट है। जितना शेयर होगा हमें मोटिवेशन आता रहेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी प्रोवाइड करता रहूंगा। और इस क्लास के अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ। टाटा।